नमस्ते मेरे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, सभी को पता है कि आपके जो एनुअल एग्ज़ाम है साथियों, क्या है एनुअल एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है साथियों। कब है? मार्च में है साथियों। मार्च के जो प्रथम सप्ताह है उससे ये आपकी एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है साथियों, और ये बिल्कुल आपके पास बिल्कुल कम समय बचा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल कम से कम समय बचा है, इसलिए आपकी तैयारी धुआंधार करवाने की जिम्मेदारी मेरी है साथियों। बिल्कुल आप मेरे से जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाना साथियों। क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर 1 जो लगातार से मेरा ये क्लासें देख रहे हैं उनको पता है कि आज से हमने कहा था कि आज से 8 जनवरी से हम क्लासें शुरू करवा देंगे साथियों। 8-9 जनवरी से, तो बिल्कुल आज से हमने शुरू कर दी है। पहला अध्याय है प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र मानव भूगोल। ओके, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखेंगे। लगभग ऑब्जेक्टिव के 42 से क्वेश्चन बच्चे हैं। 34 क्वेश्चन है साथियों। कितने हैं? पूरे 34 क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन लगभग 12 से 13 तक हो जाएंगे साथियों। क्लियर होगा? पूरा अध्याय का निचोड़ बिल्कुल एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। क्लियर? शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली क्लासें विशेष चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। जो आपकी मात्रात्मक क्रांति है साथियों, किससे संबंधित हैं? तो बिल्कुल वो मानव भूगोल और भूगोल, जो भौगोलिक भूगोल है उससे संबंधित हैं। ए तथा बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी एग्जाम में यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको टाइप कर देना है कि सी, यानी कि मानव भूगोल भौतिक भूगोल दोनों से वो संबंधित है साथियों। क्लियर हुआ? आगे दूसरा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच लगाव का संश्लेषित पढ़ाई का एक कथन है। तो किसने दिया था विद्यार्थी? बिल्कुल सरल सा आंसर हो जाएगा इसका, पोल विडाल डी ब्लास ने। किसने दिया था? विडाल डी ब्लास ने ये कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच लगाव का जो संश्लेषित है वह ही मानव भूगोल कहलाता है। क्लियर हुआ? ये परिभाषा किसने दी थी? वोल डी ब्लास ने दी थी। विडाल डी ब्लास ने ये परिभाषा दी थी विद्यार्थियों। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते चलेंगे। आगे है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना है? जो संभववाद है उसकी अवधारणा है, उसकी घटक है, तो किसको सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट माना है जी? इस यानी कि संभववाद किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। 100% क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों, रट लेना इसको अभी से। यानी कि संभववाद की अवधारणा में घटक को किसको इंपॉर्टेंट माना है? तो ये माना है मानवीय घटक को। किसको? जो मानवीय घटक है संभववाद में इंपॉर्टेंट माना है। 4 नंबर का है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना है? इसका भी 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वो भी अथवा के अंदर बनेगा, गारंटी है मेरी। नियतिवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण माना है? तो ये बिल्कुल माना है साथियों, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है कि भौगोलिक पर्यावरण पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि हम दूसरों को भी पढ़ा सके विद्यार्थियों। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक यानी कि जो अंतर संबंध है का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय। ये किसने कहा था विद्यार्थियों? तो ये कहा था एल्सवर्थ हंटिंग्टन ने। किसने कहा था? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने कहा था। क्लियर हुआ? याद रखना है, मानव भौगोलिक तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यदि किसी प्रश्न का आंसर गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करना, वो जो कमेंट में बताना कि सर इसका आंसर का गलत हो गया, एक बार इसका कंफर्म करके हमें दोबारा बताओ। छठा है कि कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा भूगोल है जो मानव संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल नई खोज है जो इससे संबंधित नहीं है। क्लियर हुआ? इससे संबंधित है सत्य या समानता, क्षेत्रीय संगठन, मात्रात्मक संगठन। याद रखना, कंफर्म हो गया साथियों। आगे है कि प्रकृति और मानव के बीच जो पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है भाई? तो वह हो जाएगा इसके अंदर समझबूझ। कौन सा हो जाएगा? समझबूझ हो जाएगा विद्यार्थी। याद में कंफर्म हो गया ये भी। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है मेरे विद्यार्थियों मात्रात्मक क्रांति। बाहरी आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा साथियों, आसपास ग्रामीण इलाका है मेरे पास में। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो वो नहीं है चंद्रमा से चट्टानी पत्थरों के नमूने। कौन नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हो जाएंगे साथियों। 10 नंबर का है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो भूगोल का वर्णन करने वाला इसमें हो जाएगा मेरे साथियों, वो हो जाएगा द्वैतता पर आश्रित। कौन सा हो जाएगा? द्वैतता पर आश्रित हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा परिवहन। जो मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, वस्त्र और कृषि दोनों इंपॉर्टेंट है, घर निर्माण भी जरूरी है। आदमी के साथ वस्त्र होना चाहिए, घर होना चाहिए और प्लस पैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं रखता, वस्त्र और घर इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, आगे आता है 12 नंबर का कि कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा?
तो वो हो जाएगा इसमें बर्ट्रैंड रसेल। कौन सा हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसेल, रसेल नहीं रसेल हो जाएगा। 13 नंबर का है कि किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। तो वो हो जाएगा पहले साथियों 15 नंबर का है ना, 13 नंबर का, तो वो हो जाएगा टेलर। ओके, टेलर ने ये चीज़ें कहा थे साथियों। ओके, आगे आती है फिर 14 नंबर का है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। ये किस दर्शन की अवधारणा है? तो मनुष्य प्रकृति का दास तो नहीं, लेकिन किसकी अवधारणा है? तो बिल्कुल नियतिवाद की ये धारणा है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। संभववाद, नियतिवाद, मानवतावाद। 100% क्वेश्चन बनेगा, 100% तो 100%। 15 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक भूगोल की उपखंड है, यानी कि उपखंड है जिस प्रकार से उपखंड हमारा तहसील होती है इस प्रकार से उपखंड कौन सा हो जाएगा साथियों इसका? तो वह हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। कौन सा हो जाएगा? चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। 16 नंबर का देखेंगे कि किस भूगोलवेता ने राज्य या फिर देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? तो वह हो जाएगा जर्मन भूगोलवेता। कौन सा हो जाएगा? जर्मन का जो भूगोलवेता है उसने कहा था कि जीवित जीव। ओके, 17 नंबर का है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक तो वो हो जाएंगे मेरे भी साथियों टेलर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। टेलर मशीन सिलाई वाला नहीं, वैज्ञानिक हो जाएगा। 18 नंबर का किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है? ओके, एंड किसने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है? तो एलन सैम्पल ने कहा था। जर्मन का भूगोलवेता था एलन सैम्पल। 19वां है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता है, सभी को पता है कि मानव भूगोल का जनक है रेटरेज भाई साथियों। कौन सा है? रेटरेज रह जाएगा। जियोग्राफिया जनरलाइज के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जनरलाइज के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वारनिया ही बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारी में एग्जाम पूछा जाता है। जियोग्राफिया यानी कि जियोग्राफिया प्लस संधि विच्छेद है, क्लियर याद रखना है ज्योग्राफी की। 21वां है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? जो 1990 का जो दशक था दोस्तों वो किसके लिए जाना जाता है भाई? आधुनिकतावाद के रूप में उसको जाना जाता है। 22वां है कि बलास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? बलास जो निम्नलिखित है वो किसकी अवधारणा से संबंध रखता है भाई साथियों? तो वो इसके अंदर हो जाएगा संभववाद से। किससे संबंध रखता है? संभववाद से अपना संबंध रखता है। 23 नंबर का है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो उसके लेखक नाम का हो जाएगा यहाँ पर रेटरेज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? रेटरेज हो जाएगा। 24वां है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने कहा था? या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ के विद्वान ने कहा था और उसका क्या नाम है? 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है सभी क्वेश्चनों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लुसियन फेब्रे ने कहा था कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये फ्रांसीसी विद्वान यानी कि फ्रांस का रहने वाला विद्वान था विद्यार्थियों। ओके, 25वां है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अन्य अस्थायी पृथ्वी के बदलाव संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो यानी कि जो पृथ्वी में क्रियाशील यानी कि जो मानव भूगोल है मानव क्रियाशील रहते हैं और पृथ्वी अस्थायी है साथियों। सबसे पहले किसने कहा था? तो ये सबसे पहले कहा था एलन सी सैम्पल ने कहा था। किसने कहा था? एलन सी सैम्पल ने कहा था। आगे का क्वेश्चन है कि निम्न पुस्तकों में कौन एम्बर्ट द्वारा लिखित हैं? जो पुस्तकें दी 4 प्रकार की पुस्तकें दी गई, 3 प्रकार की हैं। तो सबसे किसने लिखी थी भाई साथियों? ये तो ये लिखी थी कासमास ने। किसने लिखी थी? यानी कि निम्न पुस्तकों में कौन एम्बर्ट द्वारा लिखित हैं? ओके, कंप्लीट हो गया ये। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है भाई? मानव भूगोल से संबंध अपना नहीं रखता है, तो समुद्र विज्ञान हो गया, नहीं रखता है, ये कन्फर्म हो चुका है। 28वां की फेने संबंधित, जो फेने हैं जो फेन नहीं है और फेने हैं तो किससे संबंध रखता है भाई? तो ये अपना संबंध रखता है संभववाद से। किससे? संभववाद से। 29 क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। क्या है आधुनिक मानव भूगोल? उसका जनक कौन है भाई? तो उसका जनक का नाम हो जाएगा यहाँ पर फ्रेडरिक रेटरेज। फ्रेडरिक रेटरेज हो जाएगा। किताब को और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। नियतिवाद के विधारक कौन है? जो नियतिवाद है उसके विधारक यानी कि विधान करने वाले कौन है भाई साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है भाई। क्लियर हुआ? 31 नंबर का है कि भूगोल का जनक माना जाता है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था और उत्तर भी आया था, तो यूनान को माना जाता है। किसको? यूनान देश को माना जाता है। 32 नंबर का है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये दिया है साथियों टेलर ने। किसने? टेलर ने कहा था कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना है और टेलर की संकल्पना है। 33 नंबर का है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र कहते हैं साथियों? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ सकता है। तो ये बिल्कुल कहा था मानव भूगोल के उपक्षेत्र रखते हैं। 34वां है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिमाण है। ये परिणाम है। ये परिभाषा किसने दी थी? बहुत अच्छी है। तो ये विडाल डी ब्लास ने दी थी साथियों। किसने? विडाल डी ब्लास ने दी थी। यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि भूगोल के जनक थे, तो साथियों इरातोस्थेनेज ही साथियों कौन है? इरातोस्थेनेज इसके भूगोल हैं।
आगे साथियों अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन से आते हैं? जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं साथियों, 1 नंबर वाले, कितने नंबर वाले? 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन अब आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहेंगे साथियों। सभी से निवेदन है कि एक बार तालियां बजाकर अपने आसपास कॉपी किताब लेकर बैठ जाएं साथियों। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपको मानव की जो भूगोल की परिभाषा है उसको स्पष्ट करना है साथियों। क्लियर हुआ? तो देखो, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसके? मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच के संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। या मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान के उत्पन्न करता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपसे पूछा जाएगा कि मानव भूगोल को परिभाषित करना है, तो आप उसमें लिखना है मानव भूगोल मानव समाज धरातल के बीच के संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है वो मानव भूगोल कहलाता है। 1 नंबर पक्का है। चलो छोड़ो, हो गया क्वेश्चन ये। दूसरा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? हिकेटियस को कहा जाता है। 1 नंबर पक्का है। आगे है कि संभववाद क्या है? तो भाई संभववाद है कि संभववाद प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की प्रधानता सरकाने वाली विचारधारा है। यानी कि संभववाद क्या है? तो संभववाद वह प्रक्रियाएं जिसमें प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की अपेक्षा अधिक विचारधारा संभव रखता है, संभववाद कहलाता है। 1 नंबर पक्का है। हटाओ इसको भी। 4 नंबर का है कि संभववाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक विडाल डी ब्लास है। संभववाद से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो विडाल डी ब्लास याद रख लेना है। 1 नंबर पक्का है भाई। हटा दो इसको भी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5वां है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा साथियों। ये 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हुआ? तो मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या निम्न प्रकार से दी गई है, नीचे इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। तो देखो, मानव इसे सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। जो आप मानव में आते हैं वो बिल्कुल सौभाग्यशाली समझते हैं। कैसे समझते हैं? कि मेरा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को अच्छे ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज हमारी सहायता की है। इसी प्रकार से डीएनए आनुवांशिकी के रहस्यों की समझने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने यानी कि जिताया है के योग्य बनाया है। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु के नियमों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसमें देखो, मानव के प्राकृतिकरण किस प्रकार से हुआ है, मानव का प्रकृति के अंदर किस प्रकार से कुछ भी मानव ने जो हासिल किया है प्रकृति के अंदर उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हो। और 5 नंबर आपके आ सकते हैं विद्यार्थियों। कुछ भी नहीं करना है बस आपको। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे हम 6 नंबर का क्वेश्चन है कि नियतिवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है साथ ही, ऊपर वाला 5 नंबर का आ सकता है। मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों के प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा जिसमें मानव को प्रकृति का दास बताया गया है। नियतिवाद में प्रकृति को अधिक प्रभावी माना जाता है तथा इसके प्रवर्तक फ्रेडरिक डेटरेज है। दोबारा सुनना इस लाइन को कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा रखती और फ्रेडरिक डेटरेज इसके प्रवर्तक रहे हैं साथियों। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। ओके, क्लियर हो? सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है किसी भी एग्जाम का मतलब है कि कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई सा भी। नवनिश्चयवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है साथियों? मानव भूगोल की जय विचारधारा, यह विचारधारा न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाली है, प्रकृति दासता स्वीकार करने अपितु प्रकृति के साथ सहयोग पर बल देता है। ना तो प्रकृति सर्वेसर्वा नहीं मानव सर्वेसर्वा है, न इसके प्रवर्तक टेलर हैं। ओके, ग्रिफिथ टेलर इसके। नवनिश्चयवाद का यही मतलब है कि मानव भूगोल की यह विचारधारा न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करती है और न ही उसका दास बनते हैं। क्लियर हुआ? प्रकृति में योगदान करने वाले ही नवनिश्चयवाद कहलाते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार परिभाषा है। ओके विद्यार्थियों, आगे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर 2 नंबर का। मानव भूगोल में भौगोलिक परिस्थितियों के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। आप अंतर आ जाए तो इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको इस प्रकार से लाइन खींचना है। इधर तो मानव भूगोल लिखना है, इधर भौतिक भूगोल लिखना है। जो भी आपके 5 नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा ये। आगे हैं कि मानव भूगोल की परिभाषा आपको लिखनी है तीनों के अनुसार, यानी कि जो ग्रिफिथ टेलर ने, डेटरेज ने, विडाल डी ब्लास ने दी थी उनके अनुसार आपको परिभाषा। ये सबसे पहले नंबर की परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरी है कि मानव भूगोल मानव और वातावरण के बीच का संबंध अध्ययन कहलाता है। तीसरी है कि मानव भूगोल पर्यावरण क्या है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव जाति के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का अंतर संबंध का अध्ययन। तीनों परिभाषा हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि डेटरेज की परिभाषा लिखो, ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा लिखो, भाई डी की परिभाषा लिखो, विडाल डी की। ओके, आपको तीनों की याद रखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। तो देखो, पहले लाइन इसमें दी गई है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के शुरुआती अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण को बहुत अधिक प्रभावित है। ओके, आप पहले लाइन में लिख सकते हो कि मानव प्रकृति में सबसे पहले क्या थे, आदि मानव थे और वे वातावरण में बहुत अधिक प्रभावी थे साथियों, ये आप इसमें लिख सकते हो। दूसरी है कि वह प्रकृति की पूजा करता था और उससे बहुत डरता था। कहने का मतलब वह प्रकृति की पूजा करता था और उससे जो पेड़ काटने वाले वगैरह थे वो उससे डरते थे, ये इसमें आप लिख सकते हो।
वह प्रकृति की पूजा या तो अधिक वर्षा होने पर वह ईश्वर का प्रकोप मानता और बिजली चमकने को ईश्वर का नाराज होना मानता था। क्लियर हुआ? यानी कि आदि मानव ये समझते थे कि अधिक वर्षा हो गई तो प्रकृति का प्रकोप मानता था, और यदि बिजली चमकती तो उसको प्रकृति नाराज समझते थे। वह प्रकृति की शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूज्य तथा संस्कार योग्य मानता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि आदि मानव समाज का प्रौद्योगिकी का अत्यधिक निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था की थी। साथियों क्लियर हुआ? ये इसमें आप लिख सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से। आगे है कि मानव अपने सतत पोषण के लिए प्राकृतिक वातावरण, सतत पोषण का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक पीढ़ी उसका इस्तेमाल करके अगली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सतत पोषण विकास कहलाता था। प्रत्यक्ष रूप से आश्रित तथा इस प्रकार मानव के अपने आप को प्राकृतिक के आदेशों का अनुरूप ढाल लिया गया था। ओके, ये लिख सकते थे। आगे हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है, जो आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं, जो बिल्कुल सरल तरीके से आप उसमें लिख सकते हो। मानव भूगोल के विषय पर टिप्पणी इस प्रकार है कि भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। क्लियर? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जिसमें से एक है मानव भूगोल। वास्तव में भूगोल का एक मुख्य सरोकार है पृथ्वी को मानव को घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है उन जिन्होंने मानव को पाले हैं। अतः मानव भूगोल में प्रकृति तथा मानव जगत के बीच अंतर संबंध, मानव प्रघटना के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के सभी विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक अध्ययन करते हैं। क्लियर हुआ? ये भूगोल की देन है, जिसके आधार पर हम पूरी दुनिया, पूरा विश्व का अध्ययन करते थे। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन का केंद्र मानव ही होते हैं। यदि सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि केंद्र कौन ही मानव है। उसकी विकास कार्य में कुछ के द्वारों की द्वारा की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विद्वानों की उत्पत्ति संभव हो सकती है, जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र समाज से संबंधित हो गया, मनोवैज्ञानिक मन से संबंधित, मानव से संबंधित, इतिहास से संबंधित, महामारी विज्ञान हो गया। इस तरह के ज्ञान के विस्तार मानव भूगोल के नए नए क्षेत्रों का विकास होता रहता है, जिसको हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल हमें मानव भूगोल के बारे में अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। पूरी दुनिया को समझने के लिए हमको बस भूगोल की जरूरत पड़ती है। यदि उसके अंदर मैप हो तो हम बिल्कुल आसानी तरीके से पूरी दुनिया को घर बैठे आसानी से देख सकते हैं, परख सकते हैं। साथियों क्लियर हुआ? बिल्कुल। देखो साथियों, सब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने थे? 34 क्वेश्चन हो गए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 हो गए। साथियों क्लियर हो गया? 35 और 5 45 क्वेश्चन आपकी इस किताब से बने हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो सबसे पहले तो अपने दोस्तों को भेजना है। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो मुझे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। क्लियर हुआ? इस नंबर में मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको चैनल के बायो में नहीं मिले तो बस आपको चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी। चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर चैनल की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन करना है। हिंदी की आपको रोजाना फ्री PDF आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो सभी दोस्तों को यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को कहना है कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितना ज़्यादा आप 1000 सब्सक्राइब होते ही आपके लिए फ्री की PDF आपको प्रोवाइड करने जाएंगे। बिल्कुल अच्छी नॉलेज आपको बताई जाएगी। साथियों सभी दोस्तों को जय हिंद, जय